समीर की आंखों से एक मोटा सा आंसू छलक कर उसकी शर्ट पर जा गिरा। उसने सूनी आंखों से आसमान की तरफ देखा और बोला, दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। लखनऊ की उस तंग और शांत गली की आखिरी मकान के बरामदे में 70 साल के दीनानाथ काका बैठे थे। मोतियाबिंद की वजह से उनकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी। बस धुंधले से साए नजर आते थे। उम्र के इस पड़ाव पर कान भी थोड़े कच्चे हो चले थे, लेकिन एक आवाज ऐसी थी जिसे सुनने के लिए उनके कान चौबीसों घंटे तरसते थे। जैसे ही गली के नुक्कड़ पर कुरियर वाले की बाइक की चिर परिचित आवाज गूंजी, काका के चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान तैर गई। वे तुरंत अपनी लकड़ी की लाठी टेकते हुए कांपते कदमों से बरामदे के किनारे तक आ गए। बेटा, आ गया तुम, मेरी लाडो का पैगाम लेकर। काका की आवाज में एक अजीब सी छटपटाहट और ममता थी। कुरियर बॉय समीर ने अपनी बाइक का स्टैंड लगाया। उसने अपने बैग से एक खाकी रंग का लिफाफा और एक छोटी सी पार्सल की डिब्बी निकाली और काका की तरफ बढ़ा। प्रणाम काका। हाँ, आपकी बेटी अंजलि का पार्सल और खत आया है बड़े शहर से। समीर ने बहुत ही आदर से काका के झुर्रियों भरे कांपते हाथों में वह सामान थमा दिया। पार्सल हाथ में आते ही दीनानाथ काका का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। उन्होंने उस बेजान डिब्बी को अपने सीने से इस तरह भींच लिया जैसे वह कोई सामान्य नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी अंजलि हो। उन्होंने उसे सूंघा जैसे उसमें से उनकी बेटी की खुशबू आ रही हो। जीते रहो बेटा, खुश रहो, काका ने दुआएं देते हुए कहा। जरा मेरी लाडो से बात तो करवा दे। पिछले महीने भी तूने बहुत जल्दी में फोन काट दिया था। मेरी उससे जी भर के बात नहीं हो पाई थी। एक पिता का दिल है बेटा, मानता ही नहीं, काका के स्वर में मिन्नत थी। समीर ने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा। चेहरे पर थोड़ी झिझक आई और बोला, काका, दिवाली का समय है, बहुत सारे पार्सल बांटने हैं, काम का बहुत दबाव है, आप पार्सल रख लीजिए, मैं फिर कभी तसल्ली से बात करवा दूंगा। अरे बेटा, बस 2 मिनट। मेरी बच्ची वहां इतने बड़े शहर में अकेली रहती है, दिन रात काम करती है, उसकी आवाज सुने बिना मुझे ये महंगी दवाइयां भी असर नहीं करती। काका की आंखों से टपकने को बेताब आंसू देखकर समीर का दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया और जैसे ही फोन उठा, स्पीकर ऑन करके मोबाइल काका के कान के पास लगा दिया। हेलो बाबूजी, कैसे हैं आप? फोन के स्पीकर से एक बेहद मीठी और सलीके वाली लड़की की आवाज गूंजी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची, मेरी लाडो, तू कैसी है? समय पर खाना खाती है ना? और तू हर महीने इतने पैसे और ये महंगी दवाइयां क्यों भेज देती है री? मुझे अब इस ढलती उम्र में इन सब की क्या जरूरत? काका का गला भर आया था। आंखों से आंसू बहकर गालों की झुर्रियों में खो रहे थे। बाबूजी, आप अपनी दवाइयों में लापरवाही मत किया कीजिए। मैं यहाँ शहर में बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग है बाबूजी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर उस लड़की ने झट से फोन काट दिया। फोन काटने के बाद भी काका कुछ सेकंड तक उस सूनी स्क्रीन को ऐसे निहारते रहे मानो अपनी धुंधली आंखों से ही सही पर अपनी बेटी का चेहरा तलाश रहे हों। फिर उन्होंने संभलते हुए अपनी धोती के खूंट में बंधी एक छोटी सी सूती पोटली निकाली। कांपती अंगुलियों से उन्होंने 50 रुपए का मुड़ा तूड़ा पुराना नोट निकाला और समीर की तरफ बढ़ा दिया। यह क्या है काका? समीर ने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा। रख ले बेटा, तू हर महीने इतनी दूर से मेरी बच्ची का सामान लाता है, मुझे उसकी आवाज सुनवाता है, तेरे मोबाइल का भी तो बैलेंस करता होगा। यह मेरी तरफ से छोटी सी मिठाई खा लेना। समीर ने हमेशा की तरह लाख मना किया, लेकिन काका की जिद और आशीर्वाद के आगे उसे वे 50 रुपए अपनी जेब में रखने ही पड़े। काका के सिर पर हाथ रख काका के सिर पर हाथ रख कर दी गई ढेरों दुआएं समेटकर वो अपनी बाइक की तरफ लौट आया। समीर ने अभी अपनी बाइक स्टार्ट ही की थी कि मोहल्ले के नुक्कड़ पर मेडिकल स्टोर चलाने वाले शर्मा जी तेजी से आगे आए और उसकी बाइक के आगे खड़े हो गए। शर्मा जी पिछले कई महीने से हर तारीख को वह सारा नजारा देख रहे थे और आज उनके सब्र का बांध टूट गया था। क्यों भाई समीर, यह क्या गोरख धंधा चला रखा है तुमने?
बूढ़े को ठग रहे हो या खुद को? शर्मा जी की आवाज में तीखापन और शक्ति थी। कैसा गोरख धंधा शर्मा जी? मैंने क्या किया? मैं तो बस कुरियर पहुंचाता हूँ। समीर हड़बड़ा गया। उसने नजरें चुराने की कोशिश की। शर्मा जी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे बेवकूफ मत बनाओ लड़के। मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ, तुम हर महीने मेरी दुकान से दीनानाथ काका के नाम की दिल की बीमारी की दवाइयां खुद अपनी जेब के पैसों से खरीदते हो, फिर उसे कुरियर के डिब्बे में पैक करते हो, उसमें अपने ही पगार से बचाकर कुछ पैसे डालते हो और यहाँ आकर काका को दे जाते हो। और तो और नुक्कड़ वाले साइबर कैफे में काम करने वाली नेहा को तुमने हर महीने थोड़े से पैसे फिक्स दे रखे हैं ताकि वह फोन पर काका की बेटी अंजलि बनकर नाटक कर सके। तुम यह सब पाखंड क्यों कर रहे हो? क्या फायदा है तुम्हारा इसमें? शर्मा जी के इन तीखे और सीधे सवालों ने समीर के बेजुबान कर दिया। उसका वह पवित्र झूठ, उसका वह सबसे बड़ा राज अब चौराहे पर नंगा खड़ा था। समीर ने एक गहरी ठंडी सांस ली, बाइक की चाबी घुमाकर उसे बंद किया और हैंडल पर सिर झुका लिया। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। शर्मा जी, काका की बेटी अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है। समीर की आवाज इतनी भारी थी कि जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। क्या? शर्मा जी के पैर तले जमीन खिसक गई। लेकिन कैसे? वह तो शहर में 6 महीने पहले शहर की जिस कपड़ा फैक्ट्री में अंजलि काम करती थी, वहां शॉर्ट सर्किट से एक भयंकर आग लग गई थी। उसी हादसे में कई मजदूरों के साथ अंजलि को भी जलकर मौत हो गई। फैक्ट्री मालिकों ने कुछ मुआवजे के पैसों के साथ एक सरकारी चिट्ठी हमारे कुरियर ऑफिस के पते पर भेजी थी ताकि उसके कानूनी वारिस यानी दीनानाथ काका को सूचित किया जा सके और वे आकर पैसे ले सके। समीर ने अपनी रुलाई रोकते हुए कहा। उसने अपनी आंखें पोंछी और उसने आगे कहा, जब मैं वह मनहूस खत लेकर पहली बार काका के घर पहुंचा तो देखा कि वे अपनी लाडो की बचपन की धुंधली तस्वीर को सीने से लगाए कुरियर वाले की राह देख रहे थे। मैंने आस पड़ोस में पूछा तो पता चला कि काका को दिल का बहुत गंभीर दौरा पड़ चुका है और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कोई भी गहरा सदमा मत देना, वरना ये सह नहीं पाएंगे। शर्मा जी, अगर मैं उस दिन उन्हें वह मौत की चिट्ठी थमा देता तो वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। वह बूढ़ा बाप उसी पल दम तोड़ देता। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक पिता की बची खुची सांसें छीन लूं, इसलिए मैंने वह चिट्ठी दफ्तर की अलमारी में छुपा दी। शर्मा जी अब अवाक थे। उनका गुस्सा पछतावे और हैरानी में बदल चुका था। उन्होंने धीमे से पूछा, लेकिन समीर, तुम इतनी आधी पगार अपनी मेहनत की कमाई इस अजनबी बूढ़े पर क्यों फूंक रहे हो? नेहा को भी हर महीने पैसे देते हो नाटक के। तुम्हारा क्या स्वार्थ है? क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? समीर की आंखों से एक मोटा सा आंसू छलक कर उसकी शर्ट पर जा गिरा। उसने सुनी आंखों से आसमान की तरफ देखा और बोला, शर्मा जी, कुछ साल पहले मैं भी गांव में से शहर पैसे कमाने भागा था। मेरे बाबूजी भी गांव में अकेले थे, बहुत बीमार रहते थे। मैं हमेशा सोचता था कि इस महीने थोड़े पैसे और कमा लूं, अगले महीने और बचा लूं, फिर बाबूजी के लिए शहर से बड़ी दुकान से अच्छी दवाइयां लेकर जाऊंगा, उनका बड़ा इलाज करवाऊंगा। पैसों की इस अंधी दौड़ में मैं इतना मसरूफ रहा कि जब एक दिन मैं पैसे और दवाइयां लेकर गांव लौटा तो मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं उनका अंतिम संस्कार तक समय पर नहीं कर पाया। समीर की आवाज अब हिचकियों में बदल रही थी। उसने अपनी जेब से काका का दिया हुआ वह टूरा मुड़ा 50 रुपए का नोट निकाला, उसे अपनी आंखों से लगाया और चूमते हुए बोला, जब दीनानाथ काका मेरे सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखते हैं और कहते हैं, जीते रहो बेटा, मेरी लाडो का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, तो शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे आसमान से मेरे बाबूजी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया है। मुझे लगता है जैसे उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। मैं काका पर कोई एहसान नहीं कर रहा शर्मा जी। मैं तो इन चंद रुपयों से, इस छोटे से झूठ से अपने उस पापी दिल के लिए सुकून खरीद रहा हूँ। समीर की यह बात सुनकर शर्मा जी की आंखें भी भर आई। जो हाथ कुछ देर पहले समीर का कॉलर पकड़ने के लिए उठे थे, वे अब समीर के कंधों पर थपथपा रहे थे। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे।
समाज के सारे कायदे कानून, सारे सच और झूठ इस कुरियर बॉय की इंसानियत के आगे छोटे पड़ चुके थे। शर्मा जी ने जेब से अपनी दवाइयों के पैसे निकाले और समीर के हाथ में रख दिए। अगले महीने से काका की दवाइयों का आधा खर्च मेरी तरफ से होगा समीर। समीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अपनी बाइक स्टार्ट की और धूल उड़ाते हुए अगली गली की तरफ मुड़ गया। धूप अब भी तेज थी, लेकिन उस गली में इंसानियत की एक ऐसी ठंडी छांव और महक बिखर चुकी थी जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है आज के इस मतलबी दौर में जहां कुछ लोग अपने सगे माता पिता को बोझ समझकर छोड़ देते हैं, वहां समीर जैसा एक अजनबी इंसानियत का सबसे बड़ा श्रवण कुमार है? क्या एक बूढ़े पिता की जान बचाने के लिए बोला गया ऐसा झूठ 100 सच से बढ़कर नहीं है? अपने अनमोल विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कहानी को अपनों के साथ शेयर करना न भूलें। अब हम लोग अगले कहानी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।